नमस्कार, मैं वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं द लीडर हिंदी के स्टूडियो में। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जिनसे हम इमरजेंसी को लेकर बात करेंगे। उस इमरजेंसी को लेकर जो आज ही के दिन 25 जून 1975 को इस देश में लागू की गई थी। तब सब कुछ बदल गया था और इस इमरजेंसी की बहुत सी यादें बरेली से भी जुड़ी हैं। यहाँ भी प्रमुख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, जेलों में डालकर उन्हें यातनाएं दी गई थीं, सख्ती की गई थी। सख्ती इतनी थी कि सच की आवाज़ को दबाने की कोशिशें हुई थी, लेकिन फिर भी लोग मुखर रहे और सच को बयां करते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र कुमार अटल। हम उनसे जानेंगे कि उस दौरान उन्होंने क्या क्या देखा। उन्हें भी पकड़कर जेल में बंद किया गया था, यातनाएं दी गई थी, यहाँ तक कि उनके नाखून खींच लिए गए थे। अटल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त आप कहाँ थे? 28 अक्टूबर 1975 को मैं अपने घर पर था। 25 जून 1975 को जिस दिन आपातकाल घोषित हुआ, उस दिन मैं अपने एक दोस्त की शादी में रुद्रपुर था और 26 तारीख को दोपहर में मैं रुद्रपुर से लौट करके आया शादी से। हमारे बरेली के एक पूर्व सांसद जो आंवला से लोकसभा के सांसद रहे, उनका प्रतिष्ठान और निवास बरेली के ही प्रसिद्ध अयूब खां चौराहे के निवास पर था। राजवीर सिंह जी, श्रीमान राजवीर सिंह जी, उनके यहाँ मेरे एक मित्र उनके मैनेजर थे और राजवीर सिंह जी के कहने पर वो शाम को मेरे घर आए। मैं शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे सो गया और सोते से उन्होंने मुझे जगाया। मैंने कहा कि भाई उठा करके, पुलिस वाले अगर आ जाएंगे तो मुझे जेल में तो ले जाएंगे, बहुत बार जेल गया हूँ, एक बार और सही। उन्होंने कहा नहीं, राजवीर जी ने कहा कि आप तुरंत अपना घर छोड़ दें, पुलिस आपकी तलाश कर रही है। और उन्हीं के साथ साइकिल पर बैठकर मैं पुराने शहर के रोहली टोला में गया और अपना एक वो क्लास फेलो मिस्टर सूर्य प्रकाश अरोड़ा के घर पर मैंने 2 दिन बिताए। 25 जून से लेकर 28 अक्टूबर तक मैंने एक भी रात अपने घर पर नहीं गुजारी। उस समय का दौर एक ऐसा था जो लोग मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था। ना कोई वकील था, ना कोई दलील थी और ना कोई अपील थी। अटल जी, आपको पकड़ा कहाँ से था? मुझे मेरे एक साथी जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वो टार्चर करते हुए टूट गए और टूटने के बाद उन्होंने मेरे विषय में सारी जानकारी दे दी। और पुलिस के साथ में मैं पुराने शहर के सैसवानी टोला मोहल्ले में रहता था और अकेला हिंदू मुस्लिम आबादी में मेरा मकान था। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मेरे घर के पड़ोसी स्वर्गीय अच्छे मियाँ जी और उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा, मैंने कई रातें उनके घर पर भी गुजारी। लेकिन उस समय मैंने एक बात गौर की, हिंदू और मुस्लिम के समाज के बीच में जो दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई, मैं जब जेल में चला गया तो 26 ऑर्गेनाइजेशन पर उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 26 संगठनों पर, जो उसमें एक जमाते इस्लामी भी हुआ करता था, उस पर प्रतिबंध लगाया था और सारे संगठनों के लोग हमारे साथ जेल में बंद हुआ करते थे। आरएसएस और हिंदू मुस्लिम संगठनों के बीच में बड़ी दूरियां थी, लेकिन जेल में जब हम लोग साथ साथ खाना पीना, नाश्ता करना, नज़दीक में रहना, 24 घंटे हम लोग साथ बिताया करते थे, तब बहुत सी गलतफहमियां हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में जो गलतफहमियां पैदा हुई थी, उनको बहुत दूरी मिटी। लोगों को इतने नज़दीक आकर के देखा, लोगों ने महसूस किया अरे हम बेवजह ही इतनी दूरियां बनाए हुए थे। जब जिंदगी 24 घंटे हम लोग एक साथ में रहते हैं, तब हम अपने जिंदगी की लम्हे को छुपा नहीं सकते, हमारे मन में क्या है और हम व्यवहारिक रूप से क्या दर्शाते हैं वो छुप नहीं सकता था। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में एक मेल मिलाप का दौर भी बढ़ा और उस समय हमने एक बात महसूस की और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैं 3.25 महीने डिस्ट्रिक्ट जेल में रहा। मेरी बाद में बी क्लास तब हुई जब बरेली के तत्कालीन डीएम, जिसने कोतवाली में बैठ करके 29 अक्टूबर की सवेरे कोतवाली के इंस्पेक्टर से मेरे हाथों के नाखून खिंचवा लिए थे,
मैं चूंकि सारी रात पिट चुका था और मेरा शरीर बोल चुका था और मुझे लगा कि जितनी मार मैं खा चुका हूँ इससे दुगनी मार सहन करने की शक्ति भगवान ने मुझे प्रदान कर दिया। मैं सह सकता हूँ। मैं इस आवाज़ को सुन करके अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने कहा, डीएम साहब, इस समय तो आप खुदा हो, जो चाहो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ और सौभाग्यशाली होऊंगा कि मेरे इस लोकतंत्र की रक्षा के खिलाफ, लोक रक्षा के लिए और तानाशाही के खिलाफ मैं संघर्ष कर रहा हूं, तो मेरे सब घर वालों को उठा के आप जेल में बंद कर दें। तब उन्होंने पुलिस वाले को इशारा किया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई प्लास क्यों मंगाया जा रहा है। प्लास से मेरे शरीर में ऐसा अंग है जिसको कसा जाएगा या ढीला किया जाएगा। लेकिन हाथ में हाकिम राय के प्लास आते ही मेरे हाथों के नाखून खींच लिए और नाखून खींचते ही देखते हुए वो दृश्य मेरा साथी बर्दाश्त नहीं कर सका। उसको ये लगा कि अब यही हाल मेरा होने वाला है। मेरे हाथों से बहता हुआ खून देख करके वो घबरा गया। अटल जी, जैसे आप जब जेल गए तो वहाँ किस तरह का माहौल था? जेल में उस समय ऐसा वातावरण था, अधिकांश हमारे जो साथी थे उनको चूंकि पुलिस ने टॉर्चर किया तो जेल में एक अस्पताल है, उस अस्पताल में भर्ती किया गया, को वहां पर ले जाया गया। ऐसा डर और खौफनाक माहौल था, आप ताज्जुब करेंगे। सवेरे नाश्ते में चने मिला करते थे और वो चने ऐसे हुआ करते थे जिसमें घुन लगा हुआ करता था। मैंने दूसरे दिन से ही विरोध करना शुरू किया, चूंकि मैं शारीरिक रूप से, मेरे ऊपर 28 तारीख की शाम से लेकर अगले दिन सवेरे तक मुझे टॉर्चर किया गया। 7 डंडे पुलिस ने मेरे शरीर पर तोड़ दिए थे। अच्छा, ये जो जिस तरह की यातना आपको दी गई, नाखून खींचे गए, किसी और भी इमरजेंसी के दौरान जो बंदी थे उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच में 99 लोगों की उत्तर प्रदेश की तमाम जेलों में मृत्यु हो गई। बरेली के तत्कालीन डीएम, मैं चूंकि उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हुआ करता था, उस नाते प्रदेश का नेता होने के कारण से मुझे बी क्लास इंटाइटल था मैं। लेकिन डीएम माता प्रसाद अपने रहते हुए उसने मुझे बी क्लास नहीं दी। उनके ट्रांसफर होने के बाद नए डीएम आए, तब मुझे 3.25 महीने बाद बी क्लास हुई और बी क्लास होने के बाद मुझे वो सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट जेल में नहीं दी, इसलिए मुझे सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। और आपातकाल के दौरान ही जेल में ही देश भर के नेताओं ने अपने दलों का समाप्त करके एक दल में शामिल होकर के जनता पार्टी बनाई थी और उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र की सेना में एक कैप्टन थे। कैप्टन अब्बास अली बुलंदशहर के निवासी थे। सौभाग्य से वो मेरे साथ सेंट्रल जेल में बंद रहे। अच्छा अटल जी, इसमें जैसे लोगों को जो बंद थे उन्हें सभी लोगों को सजा हो गई या कुछ लोग छूट भी गए थे? कुछ लोगों को सजा हुई, गिनती के मेरे साथ मुझे लगता है कि एक 16 या 17 लोगों को डिस्ट्रिक्ट जेल में रहते हुए सजा हुई। अच्छा अटल जी, आप चूंकि पत्रकार भी हैं, तो उस वक्त जब इमरजेंसी के दौरान, जो चूंकि इमरजेंसी इसी वजह से लगाई गई थी कि तमाम आवाज़ों को बंद कर दिया जाए, तो जो मीडिया का रोल था उस वक्त कैसा था? मीडिया का रोल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लोगों की कलम तोड़ दी गई थी, लिखने की और आज़ादी खत्म हो गई थी, अखबारों पर सेंसरशिप लागू हो गया था। मुझे आज भी याद है 1977 में जब चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की बरेली में सभा थी। मेरा 45 मिनट का उस 1977 के भाषण में मीडिया ने सिर्फ इतना सी बात लिखी थी कि भाई वीरेंद्र अटल ने भी आप बीती सुनाई। अच्छा अटल जी, जैसे अब भी लोग कहते हैं कि जो इमरजेंसी का दौर था तब भी प्रेस को लिखने की आज़ादी नहीं थी और बहुत सी पाबंदियां उस पर लगा दी गई थी, और उसकी तुलना अब किस शासन से करते हैं? वो बहुत से लोगों का ये तर्क है कि तब लिखने नहीं दिया जाता था, अब लिखने वालों पर मुकदमे हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो दौर और अब का जो दौर है उसमें कुछ समानता है? वैसी समानता तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, वर्तमान मीडिया या मीडिया में काम कर रहे लोग, उनकी सोच में इसलिए परिवर्तन आ गया कि चाहे वे प्रिंट मीडिया हो,
चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके जो मालिकान हैं उनकी सोच में सिर्फ और सिर्फ केवल व्यापार आ गया है, जिसके कारण से मीडिया का स्वरूप बदल गया है। लेकिन मुझे एक बात जरूर कुछ कभी कभी महसूस करता हूं मैं, वर्तमान की केंद्रीय सरकार, उसके नज़रिए से इतना जरूर लगता है कि मीडिया पर भी अब कुछ अंकुश लगाने की कोशिशें होने लगी है। ऐसा जैसे ये मुकदमे हो रहे हैं, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि रिपोर्टर पर या जो उसको कवर कर रहा है या जो उसके जो मालिक हैं सोशल मीडिया से जुड़े जो प्लेटफार्म हैं, उन पर लगातार मुकदमों की खबरें आ रही हैं। तो क्या ये क्या है, इससे क्या मानते हैं? हम ये लोकतंत्र के लिए खतरा है ये जरूर महसूस करते हैं, ये खतरा ही है। और हमारा ऐसा मानना है कि मीडिया को लिखने में कोर कसर नहीं रखनी चाहिए। जरूरत सिर्फ इस बात की है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, सारे लोगों को एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। अटल जी ने बहुत सी ऐसी अहम बातें बताई जो इमरजेंसी के दौरान अब तक राज थीं। उन्होंने बताया किस तरह से उन्हें जेल में यातनाएं दी गईं, वहाँ का माहौल कैसा था। ख़ास बात उनकी ये रही कि किस तरह मीडिया पर पाबंदियाँ उस वक्त भी थीं और अब भी कुछ माहौल उसी तरह का बनाया जा रहा है जो देश हित में नहीं है। धन्यवाद अटल जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी धन्यवाद।